So this is video number 4 of understanding all important critical terms just before your exams through short pointers जो आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। आज के वीडियो के लिए हम लोग ने लिंग्विस्टिक्स एंड पेडागोजी के टर्म्स को चूज किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी अब आपके एग्जाम में थोड़ी बढ़ चुकी है एंड यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इफ इट ऑल यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो मैंने इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मेक श्योर आप उसको भी ज़रूर से देखें एंड उनसे बेनिफिट करें। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है एंड कट एंड कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ही ईजिली कंज्यूम कर पाते हो तो आपको मेरे इन पेड कोर्सेज को एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए बिकॉज इनके लेक्चर्स एंड PYQ टेस्ट सीरीज़ को एक ही साथ अवेल करके आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट करोगे। Now let's take a look at your term number 1 which is accent. इसके बारे में अच्छी जानकारी सभी को होती है because we as Indians use Indian accent and accent is a word जो आपको reels and shorts में सुनने को मिल जाएगा। Accent का मतलब होता है the way you pronounce a particular language। अब जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं उसी तरीके से इंग्लिश बात करने वाले अमेरिकन्स हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, बट देयर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो जो भी डिफरेंस आपके साउंड को प्रोड्यूस करने में आता है, लाइक आई में प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड लाइक रेस्टोरेंट एंड ब्रिटिशर्स इनको रेस्टोरेंट बोलेंगे, कोई भी इटालियन इसको रेस्टोरेंट बोलेगा। तो बात वही कही जा रही है लेकिन जो चेंज इन योर साउंड आ रहा है इज नोन एज योर एक्सेंट। जैसे कि एक स्कॉटिश एक्सेंट वर्सेस एन इंडियन एक्सेंट को आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन चेंजेस होती है उसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं। नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एक्सेंट सिर्फ और सिर्फ साउंड के बेसिस पे ही डिफर करता है। यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी से कोई मतलब नहीं है कि आप रेस्टोरेंट को कुछ और बोल रहे हो, आपके ग्रामर से कोई मतलब नहीं है कि आपने उस वर्ड को बोलने का एक डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर लिया। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी साउंड ऑफ द लैंग्वेज में डिफर आता है एंड नथिंग एल्स। एंड यहीं से कनेक्ट करता है आपका नेक्स्ट टर्म डायलेक्ट, a regional or a society variety of a language with unique grammar and pronunciation। जैसे एक्सेंट को आप बोल रहे हो तो वहां पे आपके सिर्फ साउंड चेंजेस एंड डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। डायलेक्ट इज समथिंग जहां पर आप किसी चीज को बोलने की ऑल टुगेदर एक अलग वोकैबुलरी चूज कर लेते हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरा हो जाता है एंड एक्सेंट भी उसमें डिफरेंट हो जाता है। सो सपोज कि इफ आई एम कॉलिंग अ पर्टिकुलर अ प्लेस एज अ फ्लैट, तो हो सकता है कोई अमेरिकन उसको फ्लैट ना बुला के अपार्टमेंट बुलाए या उसको कॉन्डो बुलाए। तो दिस बिकम्स द चेंज इन योर वोकैबुलरी की उसने पूरी शब्दावली ही बदल दी, उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि एक्सेंट आपके साउंड के बेसिस पे डिफरेंस आता है एंड डायलेक्ट इज व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। यहाँ पे आपका वोकैबुलरी भी चेंज हो गया, यहाँ पे आपका ग्रामर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया एंड एक्सेंट भी आपका इसमें चेंज हो जाता है। Two people both say I am going to the store, one is sounding as a Britisher and other is sounding as an American। तो ये बस उनके एक्सेंट का डिफरेंस हुआ, उन्होंने वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्ट्रक्चर सेम यूज़ किया। लेकिन डायलेक्ट में आपकी वोकैबुलरी भी चेंज हो गई, ग्रामर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया कि एक पर्सन बोल रहा है आई एम गोइंग टू द स्टोर, दूसरा पर्सन बोल रहा है आई एम ऑफ टू द शॉप। तो पूरा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आपका चेंज हो गया। उसने किसी भी वर्ड को बोलने के लिए एक दूसरा वोकैबुलरी चूज की, ये आपके डायलेक्ट के अंदर आ जाएगा एंड दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड। डायलेक्ट के बाद एक अलग वर्जन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इडियोलेक्ट। अब जैसे डायलेक्ट में डिफरेंट रीजन के पर्सन अलग वोकैबुलरी, अलग ग्रामर एंड अलग स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, इडियोलेक्ट इंडिविजुअल लेवल पर चला जाता है कि द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इज यूनिक टू मी। जैसे फिंगरप्रिंट्स हमारे होते हैं ना, इज यूनिक टू माई सेल्फ, मेरे फिंगरप्रिंट किसी और फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेंगे एंड दैट इज वाई आपकी दुनिया में फिंगरप्रिंट वाला या फेस आईडी वाला थिंग इज वेरी मच फेमस क्योंकि दैट इज यूनिक टू यू। तो हर इंसान का लैंग्वेज प्रोड्यूस करने का एक अपना स्टाइल होता है, अपने कैच फ्रेजेस का वो यूज़ करता है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं बार बार लाइक बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बात करते करते बोलते हैं आई एम गोइंग देयर ना, विल यू डू दैट फॉर मी ना। तो ये जो ना वो लोग यूज़ कर रहे हैं इज़ यूनिक टू देयर स्टाइल, इसी को हम लोग इडियोलेक्ट बोलते हैं। अ
person's unique way of speaking, their personal speech fingerprint will be known as your idiolect. Idiolect के अंदर आपके choice of words भी आ जाएंगे, pronunciation भी आ जाएगा, sentence का rhythm भी आ जाएगा and favorite expressions भी आ जाएगा. Now I am just giving you an example. मैं किसी भी community और a special region को I am not trying to make fun, but these are very good examples जो आपको help करेंगे कि आप एक पंजाबी स्पीकर को और एक बिहारी स्पीकर को अगर कंपेयर करोगे तो you are going to see कि अब बिहारी people talk in a very melodious way कि आइए ना, करिए ना. तो ये आपके rhythm में भी जो unique चेंजेस आ रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन लाइक माई इंटायर मैटर्नल फैमिली, माई मदर, माई मामा एंड एवरीथिंग बिलोंग टू बिहार. तो वेन एवर दे कम, when they talk to us is completely different from how we UP people speak. तो हमारे बात करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, उनका अलग है. बट इडियोलेक्ट इज वेरी मच वी वुड से इंडिविजुअल टू अ पर्सन लेवल, की जहाँ पर हर एक पर्सन की जो यूनिक कैच फ्रेजेस होते हैं, जो उनकी पर्सनल स्टाइल होता है बात करने में, वो आपको देखने को मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल कि मैं आपको ईजी एग्जाम्पल्स दूँ, बिकॉज ये जो टर्म्स है ना वो दिमाग में ठहरते नहीं है, तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके दिमाग में ठहर जाएंगे. रजिस्टर क्या होता है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अ रजिस्टर इज अ वैरायटी और अ स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आप अगर कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हो तो आप अपने बॉस से ठीक वैसे तो बात नहीं करोगे जैसे आप अपने कलीग से करते हो, या फिर कलीग से वैसे बात नहीं करोगे जैसे आप अपने कजन से बात करते हो. तो यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट रजिस्टर्स जो हर एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं. आप रजिस्टर्स का यूज करते हो, मतलब जो उसमें चेंजेस आते हैं, इट इज बेस्ड ऑन who you are talking, why you are talking and where you are talking. It is quite possible कि आप अपने कलीग से फिर भी थोड़ा सा फॉर्मल वे में बात कर रहे हो जब आप ऑफिस सेटअप में हो, एंड बाहर आप थोड़ा सा लंच करने गए या उससे किसी पब में मिले, तो आपके बात करने का स्टाइल थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट रजिस्टर स्टाइल जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. सो रजिस्टर्स आर वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. कि आप अपने प्रोफेसर से या बॉस से बात कर रहे हो तो योर टर्मिनोलॉजी, योर चॉइस of vocabulary and your words will be different when you are talking to your cousin or your colleagues. ठीक है? कोड स्विचिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. जब एक स्पीकर को काफ़ी सारी भाषाएं आती है, लाइक I may call myself a bilingual or a trilingual as well because I know how to speak in English. मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, and being a Sindhi girl, I can speak in Sindhi as well. तो whenever I am in my home setup along with all my Sindhi people and my family members, तो मेरे मुंह से इंग्लिश भी निकलती है, हिंदी भी निकलती है एंड सिंधी भी निकलती है in a same sentence. इसको हम लोग बोलते हैं कोड स्विचिंग. जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटेंस दिखाई देगा, आज मूड नहीं है, मे बी कल कर लेंगे. तो यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स ऑफ योर डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम सेंटेंस. आप स्विच कर रहे हो अपने कोड को, एंड ऐसा बायलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल पीपल ही कर पाते हैं. जैसे if I may take the example of my mother, she knows how to speak in Sindhi and she knows how to speak in Hindi. तो half of the time एक ही sentence के अंदर she is speaking Sindhi words and Hindi words to me alternatively at the same time. इसे हम लोग बोलते हैं कोड स्विचिंग. ठीक है? देन वी हैव अ टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. जैसे ही आपके सामने सेकेंड लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज आती है, यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. लैंग्वेज 1 हम लोग की यूजुअली मातृभाषा, मदर टंग एंड नेटिव लैंग्वेज होती है, एंड लैंग्वेज 2 इज समथिंग जो हम लोग नेटिव लैंग्वेज के बाद सीखते हैं. फॉर अस इंडियंस इट मे बी लाइक लर्निंग इंग्लिश आफ्टर योर मदर टंग. ठीक है? So SLA, second language acquisition, is a process by which a person learns a new language आफ्टर अक्वायरिंग योर फर्स्ट एंड नेटिव लैंग्वेज. बहुत ही नाम से ही समझ में आ जा रहा है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी. इट कैन हैपन कॉन्शियसली और नेचुरली थ्रू एक्सपोजर. नाउ फर्स्ट लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको सीखने के लिए ना आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं. एक बच्चा अपने घर के इन्वायरमेंट एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के एक्सपोजर से ही एक फर्स्ट लैंग्वेज को, नेटिव लैंग्वेज को पकड़ने लगता है. बट सेकेंड लैंग्वेज इज समथिंग, इट इज़ कंसिडर्ड अ कॉन्शियस प्रोसेस. फोर्सफुली आपको वो सिखाया जाता है, बहुत एफर्ट्स
लगते हैं आपको उसको सीखने में, एंड दैट इज वाई इट इज something that you have to learn consciously and you cannot just acquire like your first language. Example इसका यही रहेगा, learning English after Hindi or after any of the first language or native language you speak, like your Bangla, Marathi, Kannada, Malayalam, any language. ठीक है? Grammar translation method. Now this comes under your pedagogy, जिसमें आपके different ways का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को सिखाने के लिए. So grammar translation method is first of all the traditional method, and ये एक ऐसा मेथड होता है इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का जो सबसे ओल्डेस्ट है, जहाँ पे आप सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते हो फर्स्ट लैंग्वेज के इंटरफेरेंस से. कि अगर मुझे किसी बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो मैं उसके मदर टंग के वर्ड्स को यूज़ करूँगी, उसको ट्रांसलेट करूँगी एंड देन बताऊँगी कि अगर मुझे बच्चे को एप्पल सिखाना है तो मैं पहले उसको सेब दिखाऊँगी, सेब बोलूँगी और बोलूँगी हिंदी में सेब बोला जाता है एंड इंग्लिश में एप्पल बोला जाता है. सो यू कैन सी देयर इज एन interference of the mother tongue, and through that translation using that grammar and that vocabulary I am teaching language number 2. तो ट्रेडिशनल मेथड आपके ग्रामर रूल्स को सिखाने की कोशिश करता है एंड ट्रांसलेशंस का इस्तेमाल करता है विद द इंटरफेरेंस ऑफ द मदर टंग. इट एम्फसाइजेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ओवर स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जस्ट इज कंसर्न विद आपके बच्चा किस तरीके से रीड कर रहा है, लिख रहा है, उसको किस तरीके से, उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है. एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के बहुत ज़्यादा लूप होल्स भी माने जाते हैं कि स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द लैंग्वेज rather than how to use the language. आप पूरा जीवन बस बच्चे को ट्रांसलेट ही करते रहते हो कि इसको ये बोला जाता है इंग्लिश में, मेज को टेबल बोला जाता है, बिल्ली को कैट बोला जाता है, पुस्तक को बुक बोला जाता है. तो बच्चा बस रटता ही रहता है, जानता ही रहता है उसके बारे में, एंड ही इज नॉट वेल अवेयर और ही इज नॉट वेरी क्विक इन पिकिंग अप द लैंग्वेज. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है एंड ग्रामर रूल्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है इसी का ही ऑपोजिट, डायरेक्ट मेथड. ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं. योर मदर टंग का जो रोल होता है यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. इफ आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, मैं इंग्लिश का ही यूज करूंगी. दैट मीन्स मेरी टारगेट लैंग्वेज जिसको मैं सिखाना चाहती हूँ, एक्सक्लूसिवली एंड डायरेक्टली आई विल बी यूजिंग दैट लैंग्वेज ओनली. A way of teaching language where target language is used directly and exclusively without translating it into the native language. If I want to teach you apple, I will show you an apple and constantly call that apple an apple and not call it save or use your mother tongue. यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है. ग्रामर के एक्सप्लेनेशंस एंड रूल्स आपके ऊपर नहीं थोपे जाते हैं कि मदर टंग में इसको ये बोलते हैं, देन इसको ये बोलते हैं. राम मार्केट जा रहा है तो राम गोज टू मार्केट. कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन या ट्रांसलेशन यूज नहीं किया जाता है. Then we have CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर रूल्स एंड वोकैबुलरी बच्चे के ऊपर थोपी नहीं जा रही है एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आप लैंग्वेज को टीच कर रहे हो. बच्चे को आप रियल लाइफ सिचुएशंस देख रहे हो, उससे बात करते करते उसको मीनिंग सिखा रहे हो, रैदर देन कि उसके ऊपर ग्रामर के रूल्स आपने थोप दिए कि इसको लर्न कर लेना, टेंसेस लर्न कर लेना, क्लॉजेस लर्न कर लेना, प्रोनाउन लर्न कर लेना एंड वोकैबुलरी की लिस्ट आप उसको नहीं पकड़ा रहे हो. आप उस बच्चे से बात करते करते रियल लाइफ सिचुएशंस में इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है, हाउ यू गो टू अ सर्टेन प्लेस एंड हाउ यू टॉक टू पीपल, या बच्चे से ही कम्युनिकेटिव वे में बात करके कि हाय, हाउ आर यू डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर लंच. तो कम्युनिकेट करते करते आप बच्चे को वो लाइन्स पिकअप कराते हो. दूसरा मेथड है TBLT, विच इज टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, जहाँ पर थोड़े से बड़े बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है कि इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग जहाँ पर आप सिर्फ रूल्स ही समझाते जा रहे हो, वोकैबुलरी लिस्ट ही पकड़ाते जा रहे हो. आप उनको एक्चुअली में रियल लाइफ सिचुएशंस में इंग्लिश का कैसे यूज़ किया जाता है वो सिखा रहे हो. I have been
आई हैव रिसीव्ड माई एजुकेशन फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, बट स्टिल इतना ज़्यादा इंग्लिश की स्पीकिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता था, rather than just rote learning the grammar rules and knowing a lot of vocabulary list. But actual में when I had to speak in real life situations, going to McDonald's, ordering something for myself, that I want this particular burger, I was not able to do it, because many schools just focus on giving you or bombarding you with rules and just passing an examination, and you are not good at speaking and communicating in real life situations. So TBLT is doing real life and meaningful task and not just memorizing certain grammar and vocabulary. यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपको एक टास्क देंगे, दैट सपोज इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा, तो आपको पूरी तरीके से डेट्स, बजट, होटल्स एंड एक्टिविटीज डिसाइड करके एक ग्रुप में रोल प्ले करना पड़ेगा ऑफ हाउ यू हैव टू गो टू गोवा एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू. तो ये जो टास्क बेस्ड टीचिंग होती है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन speaking that particular language rather than just memorizing. I hope this is clear. देन आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड. आप नाम से सुनाई देता है कि यहाँ पे आपके रिसेप्शन एंड कानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. दिस पर्टिकुलर मेथड इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, जहाँ पर रिपीटेशन के थ्रू बार बार एक ही चीज़ आपको सुना के आपके बिहेवियर में वो चीज़ डाली जाती है. दिस इज लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रिपीटेशन एंड ड्रिल्स. जैसे बचपन में हम लोग को ई से इमली और आ ई कैसे बार बार रिपीट कर करके हम लोग के दिमाग में डाल दिया है, दैट नींद में भी हम लोग उसको बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. सो ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करता है कि बार बार बच्चे के सामने उसी चीज़ को रिपीट करता है. आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, he is eating. ऐसे करते करते वो बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है एंड दैट स्टूडेंट स्टार्ट पिकिंग अप. ये थोड़े से स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो इतनी जल्दी टास्क बेस्ड लर्निंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को यूज़ नहीं कर पाते. देन वी हैव द साइलेंट वे. अब ये जो आपका मेथड है ना, ये बिल्कुल ही अलग टाइप का मेथड होता है जहाँ पर टीचर आपके सामने एक्टिव ना होकर एक पैसिव बोल सकते हैं कि गाइड की तरह काम करता है, वेयर द टीचर स्टे साइलेंट, लर्नर्स डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स. इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों का यूज़ किया जाता है जहाँ पर टीचर इज टॉकिंग लेस एंड स्टूडेंट इज टॉकिंग मोर. टीचर शो सर्टेन थिंग्स, वो पिक्चर्स दिखाएंगे आपको, रॉड्स दिखाएंगे, एंड स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना होता है. ये ऐसी स्टूडेंट्स के साथ यूज़ की जाती है जहाँ पर अगेन दे आर स्लो लर्नर्स या फिर उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है. यू कैन नॉट अथॉरिटेटिवली हैव कंट्रोल ओवर देम. तो लर्नर को ऑटोनॉमी दी जाती है एंड थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल के थ्रू सिखाया जाता है. स्पीकिंग ऑफ दैट, सजेस्टोपीडिया आ जाता है हमारे सामने, जहाँ पर लैंग्वेज को एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वे में आपके सामने नहीं सिखाया जाता है. यूजुअली जैसे हम लोग को हमारे स्कूल्स में बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट देकर इंग्लिश को सिखाने की कोशिश की थी, विच वॉज द सेकेंड लैंग्वेज दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. दिस इज द वे यू हाउ यू शुड बी प्रोनाउंसिंग सर्टन वर्ड्स एंड यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन हिंदी, जैसे हम लोग के स्कूल्स में किया जाता था. तो इट यूज टू मेक अस सो स्ट्रेसफुल कि वी यूज टू रैदर फील कि यार इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं, मुंह ही बंद रखते हैं. दैट रियली had a negative impact on how we used to speak in English after our schooling and everything. So ये Suggestopedia is a type of you can say method जो कि म्यूज़िक का इस्तेमाल करता है. इट रिलैक्सेस द स्टूडेंट्स फर्स्ट. एक पॉजिटिव सजेशन के थ्रू लर्नर्स को हेल्प करता है इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज विदाउट एनी स्ट्रेस और फियर. ठीक है. Total physical response. This is a very interesting technique which has been used for many years now, जहाँ पर किसी भी भाषा को फिजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू सिखाया जाता है. इफ़ आई वॉन्ट टू, जैसे स्कूल्स में बोला जाता था कि टीचर विल स्टैंड अप, तो बच्चे भी विल स्टैंड अप. व्हेन शी विल सिट डाउन, तो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू सिट डाउन. एंड ये कमांड आप जब अपने एक्शंस के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हो तो स्टूडेंट्स स्टार्ट पिकिंग अप कि एक्शन के साथ अगर कोई चीज़ हो रही है तो ये उसका मतलब होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ट लर्नड फिजिकली रिस्पॉन्ड करते हुए टू स्पोकन कमांड्स इन द टारगेट लैंग्वेज. वी से बाय, वी से हाय. तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्स इज इन्वॉल्व जो कि बच्चे को एक फिजिकल चीज़ को देखने के बाद सीखने में एक बहुत ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है. ठीक है. इक्लेक्टिक मेथड. दिस इज अ मेथड कि
आपको लर्नर के अकॉर्डिंग अपने मेथड को चूज करना है एंड नॉट जस्ट एनी मेथड यू आर चूजिंग कि चलो इस मेथड से मैं बच्चे को सिखाता हूँ. यू यूज मिक्स ऑफ मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द लर्नर नीड्स. सभी लर्नर एक जैसे नहीं होते हैं, कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ADHD होती है एंड उनको बहुत देर में चीज़ें समझ में आती हैं. कोई बहुत फास्ट पेस लर्नर्स होते हैं तो आप उनको टास्क दे सकते हो, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो. तो हर लर्नर की अपनी यूनिक डिमांड्स होती हैं. यहाँ पे आपको ऐसे मिक्स्ड मेथड्स का यूज़ करना होता है जो उस लर्नर की नीड को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. Then we have speech act theory. Now this has been asked a question in your exam. I do not exactly remember. अगर मुझे मिलेगा तो I will pin the question, but otherwise आप लोग इसको search करना. This particular these two writers have been asked कि J.L. Austin and John Searle कौन से मेथड से एसोसिएटेड है. तो वो स्पीच एक्ट थ्योरी से एसोसिएटेड है, जिसका मतलब होता है कि जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट जस्ट फॉर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, पर उन शब्दों का जब किसी एक्शन से एक कनेक्शन होता है, इट इज़ लाइक कि यू आर नॉट जस्ट यूजिंग वर्ड्स टू इम्प्लाई सम इंफॉर्मेशन और गिव ऑफ सम सर्टन फैक्ट. वो किसी न किसी एक्शन के साथ जुड़े होते हैं. Every utterance is an act. It performs an action such as promising, ordering, apologizing, greeting or requesting. फॉर एग्जाम्पल आई से आई प्रॉमिस कि मैं एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कराऊंगी सो दैट यू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम. सो आई एम नॉट जस्ट यूजिंग माई वर्ड्स as an information. I am actually making up a promise. This is also a verb. This is also an action जो मैं actually में करने वाली हूँ. तो स्पीच एक्ट थ्योरी में आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. इसी को बोलते हैं स्पीच एक्ट थ्योरी. इफ आई एम सेइंग सॉरी टू यू, तो यहाँ पे आई एम नॉट जस्ट यूजिंग सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. आई एम एक्चुअली फीलिंग सॉरी एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ अपोलोजाइजिंग विच आई एम डूइंग विथ यू. ठीक है. इसी से कनेक्ट करता है इलोक्यूशनरी एक्ट. इसका मतलब होता है द इंटेंडेड मीनिंग और फंक्शन ऑफ व्हाट अ स्पीकर स्पीक्स बिहाइंड एन अटरेंस. आपकी स्पीच एक्ट थ्योरी के अंदर ये आता है. इफ आई टेल यू इट्स कोल्ड इन हेयर, मतलब इफ आई एम विद समवन इन अ पर्टिकुलर रूम एंड आई से कि इट्स रियली कोल्ड इन हेयर, am I just giving this information to that person, और is this sentence implying कि यार खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पंखा बंद कर दो और make this place a bit cozy because I'm feeling cold. तो elocutionary act में आपके जो सेंटेंसेस आपने यूज़ किया है उसके कहने का जो पीछे हिडन मीनिंग होता है, जो अटरेंस के पीछे होता है, उसको हम लोग elocutionary act बोलते हैं. जैसे if I'm teaching you coaching, physical coaching, and I tell a student don't forget your book, तो this is not just information. मैं ये बोल रही हूँ कि अगले दिन आना तो किताब मत भूलना, लेकर आना किताब. I hope this is clear. ठीक है. Linguistic relativity. Now relativity is something that you study in physics, and अगर आप लोग आइंस्टीन की थ्योरीज को वगैरह देखते रहते हो, टाइम एंड स्पेस की थ्योरी, और इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द टाइम ट्रैवल थिंग, तो आप लोग को ये चीज़ के बारे में पता होगा कि time and space is relative on different planets. So the language we speak influences the way we think, the way we perceive and understand the world. हमारी भाषा में किसी भी चीज़ को कहने के कुछ चंद शब्द हो सकते हैं जिससे हमारी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनती है. दूसरे की भाषा में उसी पर्टिकुलर चीज़ को कहने के 10 और शब्द हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की डिफरेंट हो जाती है. The words and structure of your language shape how you think, categorize and experience the world. हमारे यहाँ जैसे इंडिया में इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, नॉट द वेरी कोल्ड प्लेसेस जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है, तो हम लोग नॉर्मली मतलब कि बर्फ़ गिर रही है हम लोग ऐसे बोलेंगे. बट इन डिफरेंट रीजन्स जहाँ पर डिफरेंट तरीके की बर्फ़ पड़ती है, कि एक्चुअली में इट इज़ स्नोइंग, जहाँ पर बर्फ़ के बहुत सारी शीट्स जमा हो गई हैं एंड मोटे मोटे ग्लेशियर्स जहाँ पर बन जाते हैं, तो उनकी ठंड को बोलने की या फिर बर्फ़ की भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है. एक बार सर्च करना जाकर इंटरनेट पे कि स्नो के डिफरेंट वर्डिंग्स होती हैं बोलने के, जो उस कॉन्सेप्ट को समझने में
उनके लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में मतलब उनकी समझ को एक डिफरेंट वे में आप समझते हो। जैसे हिंदी में आपका कोई शब्द हो सकता है, वो इंग्लिश में शब्द नहीं हो सकता है, तो इंग्लिश पीपल विल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, कि एक कॉन्सेप्ट को समझने के एक अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वोकैबुलरी इज अवेलेबल इन अ लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ठीक है, इसको हम लोग सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, वेयर दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड सपीर, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिंग्विस्ट थे। ही आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज इज अ गाइड टू सोशल रियलिटी। आपकी जो करंट सोशल रियलिटी है इज बेस्ड ऑन द वर्डिंग्स, इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। अगर मैं अपना दुख और अपना दर्द चंद शब्दों में ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, दैट विल बी अ काइंड ऑफ लिमिटेशन टू व्हाट आई एम फीलिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो एक कॉन्वर्सेशन में बहुत बार गाली देकर बात करते हैं, दैट इज इम्प्लीकेशन इनफ कि उनको किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गालियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दे हैव not enough vocabulary to understand a concept in plain simple words, and hence they use a lot of foul language. वही चीज़ एक सभ्य इंसान बहुत ही अलग तरीके से समझा ले जाएगा, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। ही हैज़ सच अ गुड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। दिस इज वॉट योर एडवर्ड सपीर इज सेइंग। बेंजामिन ली आगे जो इनके स्टूडेंट बन के आते हैं, ही एक्सपैंडेड द आइडिया विद एग्जाम्पल्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, दैट इज होपी लैंग्वेज। इनके बारे में आप और सर्च कर लेना, यू विल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ठीक है, खत्म होता है हमारा आज का ये सेशन। आई होप आपने एक ही वीडियो में बहुत सारे टर्म्स को समझा होगा, एंड यूजिंग सच ईजी एग्जाम्पल्स आप इनको बहुत लंबे टाइम तक याद कर पाओगे ना। लैंग्वेज एंड पेडागोजी का एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स मैंने बना के रखा है, जहाँ पर आपको बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है एंड इसके क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप इस कोर्स को अवेल करें, एंड इसी के साथ ही साथ आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द PYQ टेस्ट सीरीज़, जो आपको मदद करेंगे डिजिटल स्क्रीन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि डिजिटल स्क्रीन पर अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप एग्जाम सेंटर वाले दिन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे या लगाओगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको लेके आप बिल्कुल भी एंशियस फील नहीं करोगे। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ऑलरेडी बहुत सारी PYQ टेस्ट सीरीज एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से भेजना। आई ऑलवेज लव टू लिसन टू योर सजेशंस एंड फीडबैक्स एंड टू एनी प्रॉब्लम दैट यू मे हैव, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व कर सकती हूँ। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।